नमस्कार, न्यूज़ 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त की शुरुआत कर रहे हैं एक दर्दनाक हादसा और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो जो सामने आया है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर एक जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे का जो वीडियो है वो बेहद खौफनाक है। दो गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अचानक से हुए इस हादसे में किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इस हादसे में सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब सामने आया है और वो बिल्कुल डराने वाला है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ये दुर्घटना थी। एक तेज गति से आती हुई कार अपना आपा खो बैठती है और दूसरी तरफ आ जाती है और उसके बाद सामने से आती हुई उस सड़क पर जाती हुई इस कार से उसकी आमने सामने की टक्कर हो जाती है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बात करते हैं मणिपुर की। 2023 मई में शुरू हुई हिंसा अब मणिपुर के 2024 की शुरुआत में भी दिखाई पड़ रही है। मणिपुर में हिंसा का दौर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से हालात बिगड़ गए हैं। मणिपुर के मोरे इलाके में संदिग्ध उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। हमले में सुरक्षा बलों के 7 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें पुलिस कमांडो के 4 और बीएसएफ के 3 जवान शामिल हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके इंफाल पहुंचाया गया है। इससे पहले मणिपुर में नए साल की शुरुआत पे ही फिर से हिंसा भड़की थी। मणिपुर के लिलोंग इलाके में स्थानीय लोगों पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हथियारबंद बदमाश इस इलाके में आए फिरौती मांगने के लिए और जब वहां पर कुछ बहस हुई तो उसके बाद ऑटोमेटिक राइफल से उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बदमाशों की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन सभी घटनाओं की निंदा की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर आम लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच में मंदिर दर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक रोज 50,000 लोगों को दर्शन कराने की योजना बीजेपी ने बनाई है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी से 25 मार्च तक ये योजना लागू रहेगी। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाया जाए। 25 जनवरी से 25 मार्च तक ये अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या आने वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना तैयार की है। हर बूथ के लोगों को वहां पर दर्शन कराने की योजना है, लेकिन सारे लोग अपने पैसे से वहां पर आएंगे, दर्शन करेंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो उस व्यवस्था में मदद करेंगे। बालक रूप 5 वर्ष के बालक की कोमलता भगवान का अंश है और राजा का पुत्र है, तो राजा के पुत्र का भी भाव आए, बालक की कोमलता भी आए और देवत्व भी आए, ऐसा प्रयास किया गया है। और 3 लोगों ने प्रतिमा बनाई है। एक प्रतिमा का हमने चयन कर लिया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके सनसनी फैला दी थी आज सुबह और उसको लेकर काफी तनातनी भी हुई। अयोध्या में श्री राम की जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसे कर्नाटक के मशहूर शिल्पकार अरुण योगी राज ने तैयार किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन प्रहलाद जोशी के ट्वीट के बाद कर्नाटका के कई सांसदों और नेताओं ने ट्वीट कर अरुण योगी राज को बधाई दी। मैसूर में जश्न का माहौल दिखाई पड़ा। अरुण योगी राज का परिवार इस बात से बेहद खुश है। अरुण योगी राज का नाम हर जुबान पर है, हो भी क्यों ना। राम की जो मूर्ति उन्होंने तराशी है, अयोध्या के राम मंदिर में
उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के समाचार आ रहे हैं। ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। मैं बहुत खुश हूँ। काश उसके पिता जीवित होते तो बहुत खुश होते। पूरी दुनिया मेरे बेटे की कला को देखेगी। ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಇದು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ। तकरीबन 6 महीने की मेहनत से गढ़ी गई 5 साल के बाल राम की 51 इंच लंबी मूर्ति के बारे में कहा जा रहा है कि अरुण योगीराज ने इसमें हर भाव को इस बारीकी से उभारा है कि भक्त जब दर्शन करे तो उनके रोम रोम में समाये भगवान राम की छवि जीवित हो उठे। ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ बहुत समर्पित होकर अपने काम को करते हैं और बहुत समय देते हैं। जब तक उन्हें खुद भगवान नजर नहीं आ जाते वो शिला पर काम करते रहते हैं। ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರು। किस मूर्ति का चयन हुआ है इसको लेकर रहस्य बरकरार है, लेकिन एक रहस्य और बना हुआ है मूर्ति में इस्तेमाल किए गए पत्थर को लेकर। यह पक्का नहीं है कि भगवान श्री राम की मूर्ति उत्तर कर्नाटका के कारकला के पत्थर से तैयार की गई या मैसूर के एसडी कोटे के पत्थर से, लेकिन माना जा रहा है कि मूर्ति उत्तर कन्नड़ा जिले के कारकला के पत्थर से तैयार की गई है और इसकी वजह भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कारकला आध्यात्मिक शहर श्रृंगेरी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। श्रृंगेरी का नाम ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने ही महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके बाद ही महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कारकला या नेल्ली केर स्टोन शिल्पकारों की पसंद है, क्योंकि ये पत्थर न तो ज्यादा कठोर हैं न ही ज्यादा नरम। ऐसे में भावों को उभारने में काफी मदद मिलती है। साथ ही मौसम का भी इस पर कम असर होता है। अरुण योगीराज के पिता और दादा भी मूर्तिकार थे, बल्कि अरुण योगीराज के दादा तो वोडियार राजघराने के शाही शिल्पकार भी रहे। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। वहीं उत्तराखंड से 500 महिलाएं अयोध्या आई हैं। इनमें से 50 महिला अगले 11 दिन तक अयोध्या में रामलीला का मंचन करेंगी। इनसे बात की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। हमारी 13 रामलीला हो चुकी है और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में हम कर चुके हैं 13 रामलीला और 14वीं रामलीला भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि पे हम कर रहे हैं। माननीय गर्भगृह के सचिव जो चंपत राय हैं उनके परमिशन पे हमने यहाँ पे कर रहे हैं हम ये रामलीला। और इस रामलीला को करने के लिए हमको हमारे आदरणीय हमारे भाई जी है विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष उत्तराखंड के चमोली के श्री प्रताप सिंह लूथरा जी, उनके माध्यम से हम यहाँ पे हैं। आपका नाम मैम? मेरा नाम है लीला संगेला जोशी, हम भी उत्तराखंड राज्य से हैं। तो ये आप लोग रामलीला और भी जगह परफॉर्म होता है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, असल में ये रामलीला हमारा पूरे उत्तराखंड राज्य के साथ साथ हमने दिल्ली में भी ये रामलीला की थी। पंचभुइया रोड पे गढ़वाल भवन है, वहाँ पर करी थी। वहाँ पर कोई घिल्डियाल सर हैं, डीएम साहब थे हमारे यहाँ पे, उन्हें हम बहनों की रामलीला बड़ी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं तो उनके बीच में भी ये रामलीला करी जाए। तो बड़ा भव्य आयोजन वहाँ पर भी हम बहनों के द्वारा किया गया है। और जो ये रामलीला है ना, ये रामलीला का विशेष आकर्षण है, ये बहनें जो हैं सिर्फ एक जगह से नहीं है बल्कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों से ये बहनें हैं और इन जिलों की बहनों को समेटने का कार्य हमारे संगठन ने किया है और हमारी बहन जी हमारे साथ में है। इनको एक माला में पिरोने का काम हमारी बहन शाह बहन जी ने किया है और इसमें समस्त कलाकार हमारी बहनें ही हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो बहनें हैं ही हैं, बल्कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे दमदार किरदार भी हमारी बहनें निभाएंगी। और आपसे चैनल के माध्यम से ये गुजारिश हम करते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय जनता है हमारे अवध नगरी में, तो अवध नगरी वासियों को भी कृपया इस राम चरित मंचन का अभिनय देखने के लिए आप जरूर बुलाने का कष्ट करेंगे। इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश भी हम आप लोगों से करते हैं। तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र से ऐसी बहनें इससे जुड़ी हैं, कुछ तो घर का कार्य जैसे
गाय भैंस भी पालती हैं, खेती का कार्य करती हैं, हर कार्य में संलग्न रहती हैं, उसके साथ साथ अभिनय भी कर रही हैं। इस अभिनय का मेन उद्देश्य हमारा यह है रामलीला करने का, जैसे ना मदारी डुगडुगी बजा के लोगों को एकत्रित करता है, उसी तरह हमारा भी एक डुगडुगी बजाने का कार्य है। इसका मेन उद्देश्य हमारा है कि सनातन को आगे बढ़ाएं और योग को घर घर तक पहुंचाएं ताकि लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और स्वच्छ रहें। बस इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं लोकसभा चुनावों से पहले मिशन दक्षिण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। उनका दौरा 2 दिन तक का है। तमिलनाडु और लक्षद्वीप के बाद बुधवार को केरला पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी का पहला पड़ाव भारतीदासन यूनिवर्सिटी था। इसके बाद वो त्रिचिरापल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 1100 करोड़ में बनी ये इमारत पुरानी परंपरा और आधुनिक डिजाइन का संगम है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी लागत करीब 20,000 करोड़ है। उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। 2014 से पहले के 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही दिए गए थे। 2014 से पहले के 10 साल में तमिलनाडु को जितनी राशि केंद्र सरकार के मिली थी, उससे 2.5 गुना ज्यादा राशि हमारी सरकार ने दी है। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का अपना वादा पूरा किया। इससे यहां इंटरनेट स्पीड 100 गुनी बढ़ने की उम्मीद है। पीएम रात लक्षद्वीप में गुजारेंगे और बुधवार दोपहर बाद केरल के त्रिशूर के लिए रवाना होंगे। नए साल में प्रधानमंत्री का पहला दौरा दक्षिण भारत में है। ये राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण के 131 लोकसभा सीट में से 84 ऐसे सीट हैं जहां पर भाजपा ने कभी नहीं जीता है और 2024 में वो चाहेंगे कि इनमें वो जीत पाएं। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन पिछले सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में 7 पैरा गेम्स में हमारे एथलीट्स की विलक्षण क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ह्युंडई की पहल समर्थ के हिस्से में अब हमने उभारते हुए पैरा एथलीट्स जो हैं उनके लिए इसे पहले नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नजर डालते हैं। 22 साल के महेश सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित एक फुटबॉलर हैं। मणिपुर टीम के गोलकीपर वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। उनके टीममेट वरुण भी सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित हैं। वो सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कभी किसी टीम में शामिल ही नहीं किया गया था। अब 17 साल बाद वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस मैच में उनकी जीत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये टीम करीब 1 महीने पहले ही बनाई गई थी। For the CP people, Silver Bossy people, this is the foundation for motivate them. If I select as an Indian team, I will do my best. It's a huge push for persons with disability, because not just the 8 teams that are participating here, it's also about thousands of people who are watching it on television, who are getting aware that there is something called cerebral palsy and there is something for persons with CP
in the form of sports. खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारत के पैरा एथलीट्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में किए गए कुछ ऐतिहासिक प्रदर्शनों के बाद शुरू हुए हैं। ये राष्ट्रीय मंच देश के भीतर जागरूकता पैदा करने में मदद कर रहा है। ये न सिर्फ भारत के पैरा एथलीट्स का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि युवा पैरा खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर भी पहुंचा रहा है। खेलो इंडिया हमारे देश का खेल है। खेलो इंडिया इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म वेयर all the senior athletes have been absorbed into the ecosystem. The new athletes coming from different part of countries, they are personally meeting, having interaction and even performing alongside Paralympic medalists. So that will give them that boost, that encouragement, that inspiration. साल 2014 में एक दुर्घटना के बाद दिव्येश लादानी ने पैरा पावर लिफ्टिंग शुरू की। ठीक होने के दौरान उन्हें एक और शुरुआत करने की उम्मीद मिली और उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया। ये वो जुनून है जिसने उन्हें खेलो इंडिया पैरा गेम्स ब्रॉन्ज मेडल जीतते देखा। तो धीरे धीरे इसके अंदर इतना खुशी मिलने लग गई लाइफ से कि इसी को अपना एक पैशन बना लिया। हम भी जो खेल रहे हैं ना, हम ऐसे दिव्यांगों को दिखा रहे हैं कि वो भी कल खड़े हो जाए। ये उस विशाल क्षमता का उत्सव है जिसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने सामने लाने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम में भरपूर स्टार पावर का प्रदर्शन हुआ और ये पैरा आर्चरी मैचेस में स्वर्ण पदक विजेता शीतल देवी के अलावा कौन हो सकता है। आज मैंने अपने देश में मेडल लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर जीतकर मेडल। बहुत ज़रूरी है कि हमारे जैसे बच्चे सब पार्टिसिपेट करें ऐसे नेशनल। आज जैसे खेलो इंडिया हुआ था, बहुत सारे बच्चे थे ऐसे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया तो मुझे उनको देखकर भी बहुत अच्छा लगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का अंतिम लक्ष्य हमारी युवा पीढ़ी में खेल की भावना पैदा करना है, जो दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं। तो अगली बार जब व्हील चेयर पर बैठा बच्चा कोई खेल खेलने का सपना देखे तो वो इस बात से अपना ध्यान हटा सकता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ।